अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्स एटीपी। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस है, इसके दो फेज होते हैं। पहला प्रिपरेटरी फेज होता है और दूसरा पे ऑफ फेज होता है। तो जो प्रिपरेटरी फेज है इसके अंदर हमें क्या है कि इसको स्टार्ट करने के लिए या फिर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एटीपी रिक्वायर्स होते हैं। तो पहले जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वेस्टेड टू एक्टिवेट ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। पहला पॉइंट ये है कि हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एटीपी के, ताकि हमारा जो ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जिनसे एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट होता है तो 2 फास्फेट रिलीज होते हैं। वो फास्फेट जो उनसे होते हैं वो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर ये एटीपी का यूज़ हो गया। दूसरा जो सा स्टेप है हमारे पास होता है वो होता है कि जो सा बॉन्ड होता है C3 और C4 के दरमियान, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जो C3 और C4 के दरमियान में जो बॉन्ड बना होता है वो टूट जाता है, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ट्राइओस फास्फेट के। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्लीवेज होगी 6 कार्बन कंपाउंड की। तो ये प्रिपरेटरी फेज मुकम्मल हो जाएगा। वैसे अगर हम पूरा फ्लो डायग्राम में देखें तो 5 स्टेप हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में आते हैं, 5 स्टेप ही पे ऑफ फेज में आते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स जो से हमारे पास एटीपी के यूज़ होंगे, और सेकंड में जो हमारे पास काम होगा वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज हो जाएगी। कार्बन 3 और कार्बन 4 के दरमियान से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट के 2 ट्राइओस फास्फेट के मॉलिक्यूल बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का सबसे पहला स्टेप है, और पहला स्टेप ही जो सा है ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो सा इसको रेगुलेट करती है। इसका लिखा हुआ है कि हेक्सोकाइनेज एक्टिवेट्स ग्लूकोज बाय फास्फोरिलेटिंग एट कार्बन 6 टू यील्ड ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये ग्लूकोज या फिर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है उसको फास्फोराइलेट करती है। इसका फंक्शन ही फास्फोराइलेशन है। तो ग्लूकोज का जैसा 6 कार्बन है उसके ऊपर जाकर ये क्या है, फास्फोराइल ग्रुप ऐड करती है। फास्फोराइलेशन इसकी कार्बन 6 पे होती है ग्लूकोज की, इसके ज़रिए हेक्सोकाइनेज के ज़रिए। अब इसने क्या है, सिर्फ फास्फोराइल ग्रुप ऐड करना है। तो फास्फोराइल ग्रुप आएगा कहाँ से, उसके बाद लिखा हुआ कि एटीपी सर्व एज फास्फोराइल डोनर। एटीपी जो सा है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, अपना फास्फोराइल ग्रुप देगा, और हेक्सोकाइनेज जो सा है ग्लूकोज के कार्बन 6 पे उस फास्फोराइल ग्रुप को ऐड कर देगी। तो ये होगा फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये कि हेक्सोकाइनेज को अपनी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव भी रिक्वायर होता है। और दूसरा ये कि अगर ये फास्फोराइलेशन हो जाए तो ये जो सा रिएक्शन है ये इंट्रासेलुलर कंडीशन के अंडर इरिवर्सिबल होता है। मीन्स कि अगर ग्लूकोज के अंदर फास्फोराइल ग्रुप ऐड हो गया है तो ये इरिवर्सिबल है, अभी रिमूव नहीं होगा। नीचे हम स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं कि कार्बन 6 के ऊपर क्या है, फास्फोराइल ग्रुप ऐड हुआ है। फिर है हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन नियरली ऑल ऑर्गेनिजम्स। हेक्सोकाइनेज जो है वो तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और ह्यूमंस के अंदर हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये 4 टाइप्स की ये है कि वो पाई जाती है, और वो कैटलाइज करती है सेम ही रिएक्शन को। हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3 एंड हेक्सोकाइनेज 4 ये ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, सेम ही रिएक्शन को कैटलाइज कर रही होती हैं। तो ऐसी एंजाइम्स जो एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटलाइज करें उनको आइसोजाइम्स बोलते हैं। 2 or more enzymes that catalyze the same reaction but are encoded by different genes, कि मीन्स वो जाके कंट्रोल तो एक ही फंक्शन को कर रही हैं लेकिन उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, वो डिफरेंट जीन्स के ज़रिए इनकोड हुई हैं। तो हेक्सोकाइनेज भी इस तरह 4 टाइप्स हैं इसकी ह्यूमंस में, जो सेम ही रिएक्शन को मतलब रेगुलेट कर रही हैं, लेकिन क्या है वो इनकोड हुई हैं डिफरेंट जीन्स के ज़रिए। एक और बात ये भी कि जो हेक्सोकाइनेज 4 है उसका एक और नाम भी है, उसको ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। हेक्सोकाइनेज 4 का दूसरा नाम ग्लूकोकाइनेज भी है।
पहले हमने देखा था फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज पहला स्टेप। अब जो सा स्टेप है ये है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फास्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फास्फेट के। इसमें आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। ग्लूकोज 6-फास्फेट फ्रुक्टोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज, इसको फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज भी कहते हैं। और ये जो सा प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मीन के ग्लूकोज 6-फास्फेट फ्रुक्टोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और फ्रुक्टोज 6-फास्फेट ग्लूकोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों रिवर्सिबल हैं। जो पहला हमने देखा था फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज वो इरिवर्सिबल प्रोसेस था, जबकि ये वाला प्रोसेस क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो सा ग्लाइकोलाइसिस का वो हमारे पास है फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फास्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट। पहला हमारे पास था फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये है फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फास्फेट। अब इसके अंदर क्या होगा कि सेकेंड एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होगा। हमने कहा था कि हमारे प्रीपेरेटरी फेज में हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो से यूज़ होते हैं। पहला एटीपी का मॉलिक्यूल हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया जिसके अंदर ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होगी थी। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ होगा, तो जब यहाँ पे फास्फोराइलेशन होगी तो फ्रुक्टोज 6-फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि फ्रुक्टोज के साथ अब 2 फास्फेट अटैच होंगे। तो इस रिएक्शन को जो सा है वो रेगुलेट कर रही है एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जिसको PFK1 भी बोलते हैं। PFK1 का ये काम है कि वो फास्फोराइल ग्रुप को एटीपी से लेकर फ्रुक्टोज 6-फास्फेट के साथ अटैच करती है, जिससे फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट बन जाता है। और ये जो सा प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले स्टेप में भी जो फास्फोराइलेशन हुई थी वो इरिवर्सिबल हुई थी, और इधर भी जो फास्फोराइलेशन हो रही है वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था आइसोमराइजेशन वाला वो रिवर्सिबल था। अब इसको बोलते हैं द फर्स्ट कमिटेड स्टेप इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। अब इसको कमिटेड स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पहुँच जाता है ना रिएक्शन, तो इसके बाद जब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट बन गया तो ये कंफर्म है कि अब आगे उसका ग्लाइकोलाइसिस ही होगी, आगे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ही कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जब हमारे पास ग्लूकोज 6-फास्फेट या फिर फ्रुक्टोज 6-फास्फेट बन रहा होता है तो उनके और फेट्स हो सकती हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं कि वो ग्लाइकोलाइसिस के बजाय कोई और रिएक्शन में चले जाएं। लेकिन जब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट बन जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि आगे इससे ग्लाइकोलाइसिस ही होगी, कि ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ही यूज़ होगा। इस वजह से इसको फर्स्ट कमिटेड स्टेप बोलते हैं। इसमें जो बात नोट करनी है वो ये कि फास्फोराइलेशन जो होती है कार्बन 1 पे हो रही है, और इसमें हमें दोबारा एंजाइम को मैग्नीशियम रिक्वायर है, मैग्नीशियम चाहिए अपनी इसको प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। फिर हमारे पास है एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के। अब इसकी कौन सी है, इस एंजाइम की एक्टिविटी कब इंक्रीज़ होती है। अब इसकी एक्टिविटी तब इंक्रीज़ होगी जब एटीपी की सप्लाई हमारे पास कम हो जाए और एडीपी या फिर एएमपी की जो सी कंसंट्रेशन है या अकोमोडेशन है वो हमारे सेल्स में ज़्यादा हो जाए। तो ये सिंपल सी बात है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के एंड पे हमें क्या है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है, जिससे हमें फर्दर एनर्जी मिलती है। तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम होगी तभी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा ना, और तभी फिर ये प्रोसेस होगा। मीन्स कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एनफ एनर्जी है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो हमारे फिर ग्लाइकोलाइसिस ही क्यों होगी। तो जब बॉडी में एटीपी की कंसंट्रेशन कम होगी तब ये एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास आता है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफास्फेट। इसको कंफ्यूज नहीं करना, जो पिछले स्टेप में हमारे पास बन रहा था वो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट था। ये डिफरेंट है, ये फ्रुक्टोज 2,6-बिसफास्फेट है और ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं, मतलब कि एक्टिव साइट के बजाय एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फ्रक्टोज जो सा है 2,6-बिसफास्फेट भी इसके साथ एंजाइम के साथ अटैच होके इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो पहला है कि एटीपी कम होगी या फिर एएमपी और एडीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर दूसरा है कि ये फिर
फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट अटैच होके एलोस्टेरिक साइट पे, ये भी क्या है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। फिर हमारे पास है रिबुलोज 5 फास्फेट, ये भी जो सा है अगर ये प्रेजेंट हो तो ये एंजाइम को इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है। तो ये 3 फैक्टर है हमारे पास जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम एक्टिवेशन को। फोर्थ स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। इसमें क्या होगा कि जो 1,6 बिस फास्फेट हमारे पास बना था उसकी क्लीवेज होगी और इस रिएक्शन को जो है रेगुलेट कर रही है एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रही है। It catalyzes a reverse aldol condensation and cleaves fructose 1,6 bis phosphate to yield glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। कि fructose 1,6 bis phosphate की क्लीवेज होगी तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट में। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है हमारे पास, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एल्डोलेज एंजाइम्स की 2 क्लासेस आती हैं। क्लास 1 के अंदर क्या है कि ये एनिमल्स में पाई जाती है और प्लांट्स में पाई जाती है। जो सेकंड क्लास है वो फंजाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है। और सेकंड क्लास जो सी है वो शिफ्ट बेसिस नहीं बनाती, दे डू नॉट फॉर्म शिफ्ट बेस इंटरमीडिएट्स। शिफ्ट बेसिस क्या है, ये कि ये सिंपली लाइसिन को यूज़ करती है एक्टिव साइट पे। शिफ्ट बेसिस जो सी है लाइसिन को यूज़ करेंगी एक्टिव साइट में और एमीन बनाएंगी सबस्ट्रेट के साथ ना, एमाइन फॉर्मेशन होगी और एंड पे जो लाइसिन रेजिड्यू है वो दोबारा जनरेट हो जाएगा। तो क्लास सेकंड वाले जिनसे हैं ये शिफ्ट बेसिस इंटरमीडिएट्स नहीं बनाते। इसके बाद प्रिपरेटरी फेज का लास्ट स्टेप और ग्लाइकोलाइसिस का फिफ्थ स्टेप जो है वो है इंटरकन्वर्जन ऑफ ट्राइओस फास्फेट। तो ये जो सा है ये ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेस एंजाइम जो सी है वो इसको क्या करेगी, कैटालाइज करेगी। तो हमारे पास जो सा है पहले बना था ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट, ये 2 हमारे पास बने थे पिछले स्टेप में। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डायरेक्टली चला जाएगा अगले स्टेप में, जबकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट जो सा है वो इस एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। और ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और प्रिपरेटरी फेज का फाइनल स्टेप है। तो इसके अंदर यही होगा कि जो सा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट है ये डायरेक्टली ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेस एंजाइम के ज़रिए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के बनेंगे। एक जो सा पहले था बना हुआ वो डायरेक्टली चला जाएगा और दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को कन्वर्ट करके बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिपरेटरी फेज ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर हमारे पास फेट ऑफ ग्लूकोज कार्बन्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। फाइनल स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, 2 हमारे पास मॉलिक्यूल बने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। तो इसके बारे में कहा कि ये दोनों केमिकली इनडिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे से, मतलब कि हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकते कि ग्लूकोज अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो सा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का मॉलिक्यूल पहले 3 कार्बन से बना है ग्लूकोज के और ये वाला जो सा मॉलिक्यूल है ये आखिरी 3 कार्बन से बना है। हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं।